नमस्कार साथियों, कैसे हैं? ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं ना? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी एक क्वेश्चन जो चल रहा है वो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों का कौन सा टॉपिक तैयार करके एग्जाम में जाना चाहिए। और एग्जाम बिल्कुल आपके समझ के चलिए 5 से 6 दिन बचा हुआ है और इस 5 से 6 दिन के अंदर आप एग्ज़ाम में कैसी कौन सी चीज़ है जो तैयार कर लें और आप पूरी तरीके से अपने को सेलेक्टेड कैंडिडेट मान लें। तो इसके लिए हमने एक ये टॉपिक लिया हुआ है। ये टॉपिक आपको ये बताएगा कि हम लोगों को तैयार क्या करना है, यानी कि केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ करके जाने हैं। उस चीज़ पे मैं आपसे आज पूरे 1 घंटे बात करूंगा और आप इस वीडियो में पूरे साथ हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और उसमें आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सभी पॉइंट्स एग्जाम में अच्छी मदद करेंगे। इनको पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, तभी बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और टॉपिक ये हमने यूपीएससी की वेबसाइट से ही उठाया हुआ है और यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं, सिलेबस भी मिलान कर सकते हैं, मैच कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ से भी डाउनलोड पेज ये आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और बात कर रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट में कौन सी चीज़ है जिसको पढ़ के जाना चाहिए और जिस पे क्वेश्चन मिलना तय है। लगभग मान के चलिए कि क्वेश्चन उस पर हर साल आता ही है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी हम लोग ये कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें बिल्कुल क्विक रिवीजन में लेकर के चलने हैं, यानी कि चलते चलते देखना है और इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ, ये दो टर्म ऐसे जिनके फार्मूले भी पूछे गए, जिन पे न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी आया हुआ है और साथ में इनके फार्मूलों का डेरिवेशन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपने करना क्या है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है, एक तो फार्मूले डायरेक्ट याद करके रखने हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय नहीं होगा कि फार्मूले को पूरा डेराइव करके उसके बाद हम अपने सामने लाएं। फार्मूले को इंपॉर्टेंट तरीके से आप अपने एक छोटे से पेपर पे लिख करके उसे नोट्स के फॉर्म में अपने सामने रखिएगा, तो आप इजीली अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ द गैसेस, मीन फ्री पाथ, इन दोनों फार्मूलों पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात आ जाती है जूल थॉमसन इफेक्ट। ये जूल थॉमसन इफेक्ट तो मान के चलिए कि मिलना ही है, और जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है ये इसका फार्मूला, इस पे एप्लीकेशंस, इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है, तो इनको आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट और इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद वेंडरवॉल गैस इक्वेशन। वेंडरवॉल गैस इक्वेशन में अक्सर ये देखा गया है कि इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज पर ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, तो इसमें इन चीज़ों का क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स में आप कुछ गैसेस मैंने बताई थी, उन गैसेस के बारे में आप, जैसे कि ये जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्रिटिकल, ये डायरेक्ट वैल्यूज आ सकती हैं, अमोनिया पे आ सकती है, CO2 पे आ सकती है, HCl पे आ सकती है। ये 3 तो आप याद करके जाए ही एग्जाम में, साथ में बाकी जितनी याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 3 पर फोकस आपको जरूर कर लेना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप, ये मैंने जो गैसेस स्टेट टॉपिक है, इस गैसेस स्टेट टॉपिक पर आपको बता दिया कि भाई इस टॉपिक को ध्यान दीजिए और कौन कौन से इस टॉपिक के अंदर आपको पॉइंट्स पढ़ करके पहुंचने हैं एग्जाम में, वो भी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड स्टेट में, कि लिक्विड स्टेट में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम लोगों को पढ़ के जाने हैं, देख करके जाने हैं, जिससे कि एग्जाम में कोई समस्या पैदा ना होने पाए। यानी कि हम इन टॉपिक्स को अपने बिल्कुल टिप्स पे रखेंगे, भूलना नहीं इन टॉपिक्स को, तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। सरफेस टेंशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन में जो ज़्यादातर पूछा गया है वो विस्कोसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ देखा गया, कि विस्कोसिटी को आप ध्यान में रखेंगे, और साथ में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सब बातों पर हम लोग विशेष तौर से ध्यान में रख करके जाएंगे एग्जाम में। ये 2 टॉपिक आपको बिल्कुल माइंड में सेटअप बना के रखने, इन पे क्विक रिवीजन मान के चलिएगा, और छोटा शॉर्ट नोट जिसे बोलते हैं उनको भी बना लीजिएगा, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप जाएंगे तो आपका नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है। यहाँ पर इफ और बट नहीं लगाइएगा, बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए सिमेट्री इन द क्रिस्टल सिस्टम में मिलर इंडिसेस जो वर्ड है,
ये मिलर इंडेसिस वर्ड आपको नंबर दे करके जाएगा और ये क्वेश्चन भी आना तय है। तो मिलर इंडेसिस पे आप बिल्कुल डेफिनेटली इसके मिलर इंडेसिस निकालना सीख लीजिएगा। मैंने कम से कम 5 से 6 वीडियोस मिलर इंडेसिस पे डाल रखी हैं, उनके प्लेन्स कैसे निकालते हैं, सिमेट्री कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैटर आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और CaF2 पर भी ध्यान रखें। क्रिस्टल डिफेक्ट में जाइएगा तो यहाँ पर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 मिलर इंडेसिस पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और CaF2 पर फोकस करना है। इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करते रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंच जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पे भी मैं आज ही आपको क्वेश्चन दे दूंगा और थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेनली इसमें जो फोकस करने वाला पॉइंट है वो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो आप उसको देखते रहिए और कौन कौन से पॉइंट हैं उनको आप नोट भी कर लीजिए, है ना, पेन ले करके बैठिएगा। एंथैल्पीज ऑफ सिस्टम पे आ जाइए। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम पे क्वेश्चन आना लगभग तय है, ये मान लीजिएगा। और क्योंकि कोई इस पे न्यूमेरिकल के पॉइंट बहुत बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी आप मान के चलिएगा कि हमें एग्जाम में मिल जाएगा। अब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हेस लॉ, मतलब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आने के चांस है वो हेस लॉ पे है। तो हेस लॉ को आप बहुत ही ज़्यादा इसमें 4-5 रिएक्शन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पैटर्न पता रहे कि हमें किस कंसेप्ट पे चलना है। उसके बाद हमें रेजोनेंस, एनर्जी, हीट कैपेसिटीज, तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी में CP CB पे जो है फोकस करके जाना। तो हीट कैपेसिटी पे मान के चलिए डेरिवेशन भी आपको मिल सकता है और डेरिवेशन के साथ साथ आपको इस पे बेस CP - CB इज इक्वल टू जो है R, इस पे न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर जाइएगा और उसके बाद जो है वो EP एंड EV एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल के साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे एग्जाम में और पूछा जाएगा कौन सा इंटेंसिव है, कौन सा एक्सटेंसिव एग्जाम्पल है। इन पे भी आपको डिस्कशन करके जाना पड़ेगा और इनको आप इनको मैंने ट्रिक्स भी आपके पास डाली हुई कि ट्रिक्स भी पढ़ करके जाना, जिससे कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रहे। कार्नोट साइकिल पे आ जाइएगा। कार्नोट साइकिल पे भी ध्यान देना। कार्नोट साइकिल का जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे बेस न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो कंसेप्ट इसको क्लियर करके जाइएगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं लगातार मैं आपके साथ हूं और आप नोट भी करते जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप इसे चलते चलते देख करके जाइएगा, देखिएगा। रोज पर डे आपको इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ हूँ, आप तुरंत मुझे मैसेज करिएगा, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, तब भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कंसेप्ट ऑफ द एंट्रोपी, वेरिएशन ऑफ द एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन इन एंट्रोपी है, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लें। इन वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी पे लगभग क्वेश्चन तय कर लीजिए कि मिलना है, चाहे वो किसी फॉर्म में मिले, न्यूमेरिकल फॉर्म में मिले, फार्मूला बेस मिले या यूनिट कंसेप्ट पे भी आ सकता है क्वेश्चन। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आप उठा करके पेपर UPSC का देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने लगभग हर साल कोई किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ आपको मिलेगा। क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन को अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लेप्रियन इक्वेशन जो है वो क्लेप्रियन इक्वेशन भी अक्सर पूछी जाती है और क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन पर बहुत सारे डेरिवेशंस भी आए हुए हैं, हर तरीके से आए हुए, डिफरेंट फॉर्म्स में आए हुए। तो इन क्लेसियस क्लेप्रियन पे ध्यान रखेंगे। वेन गिब्स डोहम इक्वेशन का फार्मूला और इसका डेरिवेशन मैंने आपको भेज दिया था, उस डेरिवेशन को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स हेल्महोल्ट्ज और क्लेसियस क्लेप्रियन और गिब्स डोहम इक्वेशन पर क्वेश्चन ये मान के चलिए कि किसी न किसी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट होगा, तो आपको इस चीज पर ध्यान भी रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन पर आते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे आइडियल नॉन आइडियल ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत पूछा भी नहीं जाता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन में काउंट किया जाता है, तो आप इस पे विशेष ध्यान ना दें। राउल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट, इस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ हम लोगों को पढ़ करके जाना है। तो जरा हम अंडरलाइन भी करते चल रहे हैं और बताते भी चल रहे हैं। राउल्स लॉ को पढ़ लीजिएगा। राउल्स लॉ में 3 लॉ आपके सामने प्रेजेंट होंगे और तीनों लॉ को, एक तो है कि बाइनरी सॉल्यूशन पे चलिएगा, व्हेन इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तब भी आप इसे पढ़ लीजिएगा कि राउल्स लॉ को हम कब कंसीडर, मतलब डेफिनेशन कौन सी कब अप्लाई होगी। 3 डेफिनेशंस हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पे चलिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन पे चलिएगा और इसके बाद आप लोग चल लीजिएगा यानी कि इंप्योरिटीज मिलाते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है उस पे चलिएगा।
ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये फार्मूला तो पता ही होगा जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाता है KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 W1 ग्राम में ही रखिएगा। इस फार्मूले पे ही आप ध्यान रखें और इसी तरीके से डेल्टा टीवी का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, उस पे भी ध्यान रखिएगा। तो इन फार्मूले पे न्यूमेरिकल आप करके जाना, इसकी यूनिट को डिसीजन। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है कि यानी टेम्परेचर हो सकता है केल्विन में दिया हो, और केल्विन में दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर केल्विन में न दिया हो, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करना आपको आता ही, बहुत छोटे से क्लास की बात है, यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरफेस फिनोमिना पे आइएगा। सरफेस फिनोमिना में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि एक तो हार्डी-सुलज़े रूल और गोल्ड नंबर, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमको पढ़ के जाना पड़ेगा। यानी कि हार्डी-सुलज़े रूल और गोल्ड नंबर, ये दो चीज़ें। गोल्ड नंबर की बहुत एग्जैक्ट और बहुत इजी डेफिनेशन मैंने डिफरेंट फॉर्म में आपको बता रखी है, तो वो आप पढ़ लिए। कोलाइडल सॉल्यूशन में जीटा पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल को भी आप ध्यान दीजिएगा। लैंगुमिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये दोनों भी पढ़ के जाना है आपको, इन दोनों पर भी फोकस करना है। तो अब आप दोबारा ये क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे कि सर हमें क्या पढ़ करके जाना चाहिए। अगर आपको GIC मेन का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जितने टर्म मैं आपको बता रहा हूँ इतने टर्म आपको पढ़ लेने और आपका एग्जाम क्वालिफाई 101% हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप न कर पाएँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले से अंडरलाइन कर दिए हैं। ये टॉपिक्स आप बार बार इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स पे न्यूमेरिकल्स, इनको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी फर्स्ट ऑर्डर पे और सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, इन तीन ऑर्डर पे आप अपना माइंड फोकस करिएगा, इन्हीं 3 पॉइंट्स पे बने रहिएगा। इसके बाद हम लोग जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर में अधिकतर कंसंट्रेशन की बात कर ली जाती है, और कंसंट्रेशन की जब बात की जाती है तो क्या जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। इन चीज़ों का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इन पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि अभी पूछा था बच्चों ने कि भाई अगर मान लीजिए रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगी, अदरवाइज वेरिएशन आता है तो अप्लाई हो जाता है रूल, तब सेकेंड ऑर्डर में, और डिपेंड करता है तो फिर जीरो ऑर्डर में चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे मैंने क्वेश्चन भी डिस्कशन आपसे किए थे, तो उन क्वेश्चन को भी आप बार बार रिपीट कर लीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन वेलोसिटी, इस पे भी क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती। तो लगातार इन टॉपिक्स को आप लिखते रहिए और बढ़िया से इन पे आप नोट्स, यानी कि एक पेज पे A4 साइज के पेज पर लिख लीजिए तो आपको ध्यान भी इजीली रहेंगे। यहाँ पर हम लोग एंजाइम कैटालिसिस की बात कर लें तो एंजाइम कैटालिसिस में केन-लॉक मॉडल जो दिया गया है और एंजाइम की एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी है क्या, इस चीज पे भी आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंजाइम कैटालिसिस बहुत ही डिस्कशन करने वाला टॉपिक भी है और ये डायग्रामेटिकली आपको समझाया जा सकता है, इजीली आप समझ जाएंगे इसको। तो ये ध्यान रखेंगे आप कब। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी में जो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज कर देते हैं वो आखिरकार क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम पर आ लेते हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनियस, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन KPKC पे अगर चले जाएंगे तो KPKC की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन ड्यू है, मान के चलिए कि तय है कि क्वेश्चन KPKC पे 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई समझौता हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आएगा, डेरिवेशन फॉर्म में भी आ सकता है आपके सामने। आज आप नोट कर लीजिए, पेपर जब लेकर के आएगा तो मैच जरूर कर लीजिएगा, आपको यहां से बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चंस मिलने की संभावनाएं पूरी हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे आ जाइएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एबनॉर्मल मोलर मास, ये क्वेश्चन भी वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में आपको मिल सकता है, तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। पीएच पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पर भी, यानी कि यहाँ से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की संभावना होगी, तो आप इस पे हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन का भी मैंने क्वेश्चन जो कराया हुआ है, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन, उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन पे हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा। हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन में वैल्यूज गिवन हो सकती हैं और वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप जब पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर तो आपको न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में भी मदद मिल जाएगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रख के चलिएगा। इन पे आपको
किसी भी तरीके से बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। यानी ये क्वेश्चन जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पे आपको फोकस पूरी तरीके से करना है और आपको 100% डेफिनेटली क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पे मिलने के चांस मान के चलिए कि 100% है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टर्म आने की संभावना वो क्या है वो आपको बता दे रहा हूँ। कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आप इस पे मोलर कंडक्टेंस कर लीजिए, यहाँ पर मैं इसे मोलर कंडक्टेंस के नाम से बोल रहा हूँ। उसके बाद है आपके बाद ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। वेरिएशंस ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये टॉपिक एनसीईआरटी से जरूर पूरा पेज पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि यही पेज हम लोग नहीं पढ़ करके जाते हैं और ये पेज हम लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। ये पेज लगभग 2 पेजेस हैं और दोनों पेजेस को बिल्कुल डीपली थरोली पढ़ के जाइएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। कोलरिश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन पर क्वेश्चन मैंने करा रखा है, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। तो बस ये 2 चीजें आप पढ़ के जाइएगा इसमें। और इसके बाद नस्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, तो नस्ट इक्वेशन को अंडरलाइन कर लीजिए। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और ट्रांसफरेंस, यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम लोग डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल के नाम से जानते हैं, वो चीज हमें पढ़ करके जानी पड़ेगी भाई साहब। आप बिल्कुल यहाँ समझौता ना करिएगा। और ये फार्मूला आप बार बार लिख के देखिएगा। इसमें लॉग कैसे निकाला जाता है, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स भी आपको बताई हैं कि इजीली आप कैसे निकाल देंगे, सिंपल फॉर्म में मैंने आपको समझाया था। तो आप अगर जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको बहुत सारी वीडियोस इस पे मिलेंगी कि हमने किस तरीके से लॉग को समझाया गया, उसको एग्जाम्पल के साथ में समझाया। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात कर लें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है ना। डुअल नेचर का डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन भी पूछा जा सकती है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ लीजिए आ गई, करना कुछ नहीं है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो हमारा साई वेव फंक्शन है, साई के अकॉर्डिंग इसको लिख देना है। और ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आ गई, यहाँ पर क्वेश्चन सोचना नहीं, अब ये इसे कम से कम आप 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख करके देख लीजिए। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में अगर चलेंगे तो नोड एंड इंटरनोड्स की बात करेंगे तो वहाँ नोड्स और इंटरनोड्स पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरा आप ध्यान दीजिएगा इस पे, बिल्कुल इसी पेज पे आप बने रहिएगा, इधर उधर जाने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। देखिए ये आता है आपका, ठीक है, अबव प्रिंसिपल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर अबव पे और पाउली पे देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वांटम नंबर दिया जा सकता है और उसके क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है वो निकाला जा सकता है। यानी कि हुन्स रूल मान लो देना है, तो हुन्स रूल में करना क्या पड़ेगा, हुन्स रूल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 3 डायग्राम दे दिए और तीनों में से पूछ लिया कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है, कौन सा सही डायग्राम है, वो आप इसमें बताइए। और इसके बाद जो बाकी गलत है वो क्यों गलत है, इस चीज को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लैटिस एनर्जी की, कि लैटिस एनर्जी और बॉर्न-हैबर साइकिल ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो लैटिस एनर्जी और बॉर्न-हैबर साइकिल पर आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही। फजान रूल लगभग आ जाता है। फजान रूल में आप ये मान के चलिए कि हमने क्वेश्चन अक्सर देखा है कि अगर आप सैंपल पेपर उठा के देख लेते हैं तो उस सैंपल पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। यानी फजान रूल पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई ये साइज छोटा होगा, ये पोलर करैक्टर किसके अंदर ज़्यादा होगा, पोलर करैक्टर किसके अंदर कम होगा, किसके अंदर आयनिक होगा, किसके अंदर नॉन आयनिक होगा, ये सब चीज़ें पूछी गई। वैलेंस, और आप अगर देखें तो मैंने कम से कम 30-40 क्वेश्चन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पर भी करवाए हैं। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वेस्पर थ्योरी के नाम से जानी जाती है ये थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी पर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और वेस्पर थ्योरी में सबसे खास बात ये होगी कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज क्यों हो रहा है, उसका लोन पेयर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, उसके पास बॉन्ड पेयर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब बातें आपको बहुत पूरी तरीके से, बॉन्ड एंगल में कितना डिफरेंस आ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ता क्यों है, बॉन्ड एंगल घटता क्यों, बॉन्ड एंगल फिक्स क्यों रह रहा है, ये सब बातें जब आप समझेंगे तो अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और उस पर नंबरों का इफेक्ट बहुत पड़ता है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि यहां पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिलेबस में है। आप लोगों ने एक्चुअल में सिलेबस को डीपली नहीं देखा
और क्वेश्चन उठा दिया कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री को मैं पूरा अंडरलाइन कर रहा हूं, देखते जाइए कि देखिए ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है। एक्चुअल में यूपीएससी ने जो क्या काम किया है उसको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डाल दिया है, तो केमिकल बॉन्डिंग में डालने की वजह से कुछ बच्चों को ये टॉपिक नहीं मिल पाया और उस वजह से वो लोग ये समझ रहे थे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिलेबस में है। और इसमें आपको पढ़ करके जो जाना है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक पढ़ करके जाना, और खासकर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी देखिए एक वर्ड दे दिया इन्होंने, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी पूरा चैप्टर को कवर कर रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिविटी में अब पूछा जाए कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो हाफ लाइफ पीरियड भी आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है। इसी तरीके से सोडी फजन रसल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो जितने भी टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से जो है वो एक्टिविटी, कोई सब्सटेंस है वो इतना % डिक्रीज कर जाता है तो कितना बचेगा, इन सब बातों पे आपको फोकस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जैसा टर्म अगर सिलेबस में है तो फिर आपको पूरा टर्म पढ़ करके जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में हम लोगों को क्या पढ़ लेना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। एक तो एबनॉर्मल बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ लेना जितने भी हैं, और यहाँ पर एस ब्लॉक में खासकर आपने बेरिलियम का जो स्ट्रक्चर है, बेरिलियम के जो BeH2 का स्ट्रक्चर है उसको पढ़ के जाइएगा, और बेरिलियम के जो BeCl2 का स्ट्रक्चर उसको पढ़ के जाइएगा। लिथियम के हाइड्राइड जरूर पढ़ लीजिएगा और लिथियम के हाइड्राइड की प्रिपरेशन भी पढ़ लीजिएगा। तो आज अब आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि सर पढ़ के क्या जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके मन में लगातार बहुत दिनों से चल रहा है कि सर पढ़ के क्या जाना चाहिए, तो वो समस्याएं आज खत्म होंगी। तो अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, ऑक्सो एसिड्स मैंने सभी बनवाए हुए हैं। अब ऑक्सो एसिड्स आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके मैंने ट्रिक्स भी आपको बताई कि किस तरीके से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, इनकी भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। तो इन सबको इनर्ट पेयर इफेक्ट, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, इसका एप्लीकेशंस जरूर पढ़ के जाइएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट के आपको एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेने हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के एप्लीकेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन तय है कि आप करके आएंगे। डी ब्लॉक में चल लेते हैं हम लोग। डी ब्लॉक की बात करते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहां पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आप बात करिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इतना हिस्सा अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन डेफिनेट है। मतलब यहाँ जो टॉपिक बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन बचने वाला नहीं, क्वेश्चन तो मिलना है। क्वेश्चन को पहचान पाए नहीं पहचान पाए ये अब आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम बात कर लेते हैं, नॉमेनक्लेचर पे मैंने अभी जल्दी ही आपको मैटर दिया था कि नॉमेनक्लेचर आप बहुत सारे कंपाउंड्स का पढ़ के जाइएगा। तो नॉमेनक्लेचर में मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जाम्पल के साथ में नाम लिखे हुए आपको भेजे थे। उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आप पढ़ लीजिएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर जाइएगा तो यहाँ पर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पे फोकस करिएगा। बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना, लेकिन ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है उसको आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी का आ सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की पूरी ज्योमेट्री ड्रॉ कर देना, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर देना, उसका पूरा जो भी लिगेंड्स का अटैचमेंट है वो बता देना। और उसके बाद स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में खास बात ये हो जाती है कि हम लोग पेपर में देख लिया गया है कि D9 आ जाता है, D6 आ जाता है, D4 आ जाता है। इसको जो स्पेक्ट्रोकेमिकल अरेंजमेंट है इनके CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी होती है। CFSE पे भी शॉर्ट नोट आया हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे शॉर्ट नोट यूपीएससी ने दिया था, इसलिए आप मुझे याद है। तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, छोड़ना आपको नहीं है। एक बात देखिए, D9 स्टेट्स और D1 स्टेट का डायग्राम तो ऑलरेडी इन्होंने भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि D1 और D9 का, और D1 D9 का पीसीएस के पेपर में था ये क्वेश्चन, D1 और D9 का स्टेट्स का। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इसलिए मुझे याद है। तो आप इस अच्छे से करके जाइएगा और इसके साथ में D4 और D6 और पढ़ के जाइएगा। ये दो चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। D1 और D9 का तो इन्होंने कन्फिग्रेशन कंफर्म कर दिया कि हमें देना ही है, लेकिन D4 D6 अगर वेरिएशन पे आ जाता है तो फिर आप इसे कर लेंगे। मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल का जो अरेंजमेंट है यानी वो आपको T2G लेवल और EG लेवल पर भी डिस्कशन करके चले जाइएगा। इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में चलते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात यह है कि वो वेरिएशन जो शो करता है कि डिफरेंट, यानी कि लगभग मान के चलिए मैंने देखा कि अक्सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सब कंपाउंड लगभग बना ही देता है,
जितने भी कंपाउंड हैं मैंने देखे कि ग्रिग्नार्ड एजेंट से बने हुए हैं, तो उनको आप ध्यान में रख करके जाएंगे, बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं उनको किसी भी कीमत पर। रिएक्शन बार बार लिख के देख लीजिएगा, स्टेप शॉर्ट करने की कोशिश ना करिएगा, पूरी स्टेप्स इन्वॉल्व करिएगा जितनी स्टेप्स उसमें आती हैं। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल और साइनोकोबालामिन, इन पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, इन पे क्वेश्चन तय है। यानी यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, यहाँ पर क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इसे फोकस करके जाएं, पढ़ करके जाएं, आखिरी दम तक जाते जाते पेपर में से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इनके आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखने, इनका फंक्शन ध्यान रखना, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और साइनोकोबालामिन, इस पे आप रहिएगा। इसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक पे चल लेते हैं। तो एफ ब्लॉक में एक तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड से डिफर कैसे कर जाते हैं, इस बात पर फोकस करना है। तो इन दोनों पर आप, और इनको कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेपरेट द लेंथेनॉइड्स, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मेथड, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने के चांस हैं, है ना। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। और एक्सचेंज मेथड जो है वो आयन एक्सचेंज मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी पूछा गया है, तो इन चीज़ों को, इसको भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। एक तो आयन एक्सचेंज मेथड पे क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज जिन्हें बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड्स, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स वही है, आयन एक्सचेंज मेथड ही होता है इसके अंदर, है ना। इनको पढ़ के जाइएगा। तो ये बात हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में कर ली है। अब हम लोग चल लेते हैं सम बेसिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चल लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया हमको क्या ध्यान रखना है वो चीज आपको बता दे रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन पॉइंट्स जो हैं जिन पे क्वेश्चन बनना है वो आप ध्यान रखें। एक तो पहला काम तो यही कर लीजिएगा कि आईयूपीएसी के जितने भी कंपाउंड हैं उनकी आईयूपीएसी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे वो सिंपल हो या फिर पॉलीन्यूक्लियर हो और या फिर हेट्रोन्यूक्लियर हो, किसी भी तरीके के हो, दोनों तीनों कैटेगरी आप पढ़ लीजिएगा। मैकेनिज्म में चले जाइएगा तो इस पे डायरेक्ट तो क्वेश्चन आने से रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन, ऐसा क्वेश्चन मिलने के चांस हो सकता है, पेपर सरल हो तो मिल जाए, लेकिन ऐसे संभावनाएं कम है। लेकिन इनके जो कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स पे क्वेश्चन बन जाता है कि इनको अरेंज कर दीजिए, अरेंजमेंट आ सकता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये सब बातें आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए फ्री रेडिकल्स, कार्बीन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, आप ध्यान रखें बिल्कुल, कार्बीन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसके शॉर्ट नोट को तैयार करके जाइएगा। दो एग्जांपल जरूर पढ़ लीजिएगा शॉर्ट नोट पे, SN1 SN2 दोनों पे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है, कम से कम इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल दी है, तो आप इस डिटेल को SN1 SN2 को पढ़ करके जाइएगा। SN1 SN2 के बेस एग्जाम्पल भी पढ़ करके जाना है, यहाँ पर मेन एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, डेफिनेशन पूछने के चांस बहुत कम है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट पे जो है वो अरेंजमेंट आ सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट कब अप्लाई होता है, इससे इफेक्ट क्या पड़ जाता है, मतलब एप्लीकेशंस पढ़ करके जाना है। हाइपर कंजुगेशन पे शॉर्ट नोट डायरेक्ट भी आ सकता है, रेजोनेंस पे शॉर्ट नोट डायरेक्ट भी आ सकता है, तो इनको आप अंडरलाइन करिए और लिखिए। और इसमें यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी, ये दो टर्म है, इनको भी आप शॉर्ट नोट में ही कंसीडरेशन करिए। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी आ सकता है कि अगर मान लो फ्लावर, कोई भी फ्लावर हमारे सामने है, उससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसके फ्रेगरेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर मान के चलिए कि हमें इसके ऊपर सबसे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसको एक कलर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसकी फ्रेगरेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर ये सब बातें हमें पढ़नी है तो फिर हम लोगों को ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद एस्टिमेशन पे क्वेश्चन बनने के चांस है। एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे चले जाइएगा तो एस्टिमेशन पे आपको क्या करना है कि एस्टिमेशन पे फार्मूले जरूर याद कर लेने, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले बेस भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछ ली, कार्बन की परसेंटेज पूछ ली, ड्यूमास मेथड पूछ लिया, जेंडाल मेथड पूछ लिया, तो ये मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन मेथड्स पे आप पूरा फोकस करके इनके फार्मूले तो कम से कम याद करके जाइएगा, जिससे वहां पर आपको दिक्कत ना होने पाए। आइसोमेरिज्म में मैंने आपको फिर बता दिया है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आपको बिल्कुल ऐसे करके जाने कि वहां पर किसी भी कीमत पर क्वेश्चन न छूटने पाए। यहां पर ईजेड सिस्टम को फोकस कर लेना, ईजेड और आरएस सिस्टम, यहाँ पर आरएस सिस्टम, ये दो सिस्टम पे क्वेश्चन तय है कि आपको मिलने वाला है ना। तो इनको आप जब पता है क्वेश्चन मिल रहा है तो फिर आप यहाँ पर कन्फर्मेशंस में आ जाइएगा। तो मैंने कन्फर्मेशन के नोट्स भी आपको दे दिए थे। कन्फर्मेशन में आप सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोपेन का कन्फर्मेशन पढ़ के जाइएगा कन्फर्मेशन, और साथ में आप ब्यूटेन का भी पढ़ लीजिएगा।
ब्यूटेन और प्रोपेन के कन्फिग्रेशन आप पढ़ के जाइएगा, तब आपको कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म भी क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम लोग चल लेते तो हाइड्रोकार्बन में एक तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन पे बहुत रिएक्शंस बनी हुई हैं, उनको ध्यान रखना है। इनकी जितनी भी एल्कीन में चले जाइएगा तो एल्कीन में एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड है, उसको पढ़ लिए। मार्कोनी-कॉफ्स रूल है, हैरस इफेक्ट है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस में, जो एक्सेप्शन में चली जाती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन से इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल क्वेश्चंस बना देती हैं, तो उनको आपको पढ़ लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो मैकेनिज्म पूछी जाती है कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर डिस्कशन किया जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे कि नाइट्रेशन पर फोकस करना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की मैकेनिज्म आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एरो से रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इस चीज को भी ध्यान में रखना। कार्सिनोजेनेसिटी पे शॉर्ट नोट भी आप तैयार कर लेना। कार्सिनोजेनिटी जानते हैं कैंसर प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोला जाता है, तो इन पे। और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में अगर हो सकता है आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो इन पे आप फोकस करिएगा, है ना। डेरिवेटिव्स पे आ जाइए तो एनिसोल पे और बेंजल्डिहाइड, यानी तो ये तो सभी आपको फिनॉल, एनिलीन, एनिसोल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। यहाँ पर तो मैं कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं दूंगा कि भाई आप इनमें से कोई ऐसा कर दें कि एक्सेप्ट कर दें किसी को ना, आप सभी पढ़ लेने हैं। फिनॉल पे बहुत एसिडिक करेक्टर पूछा गया, इसके बेसिक करेक्टर पे पूछा गया। एनिसोल पे क्वेश्चन बहुत आए हुए कि भाई ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटता है, तो इस तरीके से। बेंजल्डिहाइड पे हेलोजनेशन रिएक्शन पे पूछा गया और आपसे इसी में पूछा गया है कि भाई आइडोफॉर्म टेस्ट बेंजल्डिहाइड क्यों नहीं शो करता है, बेंजोइक एसिड जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक फिनॉल से क्यों होता है। ये सब क्वेश्चन खूब आए हुए हैं, तो आप इन पे फोकस जरूर करिए। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स पे चले आइए तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें SN1 SN2 मैकेनिज्म। फ्रीऑन पे शॉर्ट नोट पूछा गया है, तो इन पे श्वार्ट्ज रिएक्शन पे पूछा गया है। SN1 SN2 इसी का एक एग्जाम्पल माना जाता है और इसी में आप लोग कुछ खास बातें जरूर पढ़िएगा, जैसे कि आइडोफॉर्म अल्कोहल से भी बनता है, इथेनॉल से, और आइडोफॉर्म आपका एसीटोन से भी बनता है। दोनों की प्रॉपर रिएक्शंस क्या है। क्लोरोफॉर्म आखिरकार जो है वो क्लोज टाइट बोतल में क्यों रखा जाता है, एयर टाइट डार्क कलर बोतल क्यों यूज की जाती है, ये सब बातें आप पढ़ करके जाइएगा। एल्कोहल्स में आपको क्या पढ़ लेना है, एल्कोहल्स में आपको ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। देखिए अक्सर लोग क्या होता है कि जो अल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल तो पढ़ लेते हैं लेकिन ग्लिसरॉल छूट जाता है। ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज पे फोकस करिएगा। इस पे मैंने ग्लिसरॉल पे पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो ऑलरेडी मैंने दे रखे। जब पीजीटी के एग्जाम हुआ था तो उसी समय मैंने ग्लिसरॉल के पे क्वेश्चंस बनाए थे। पावर अल्कोहल पे, स्प्रिट पे शॉर्ट नोट आ सकता है। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। अल्कोहल में जो मैकेनिज्म है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इनटू एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इनटू अल्कोहल, ये सब मैकेनिज्म भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इन्हें छोड़ना नहीं है आपको। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड में जितनी भी मैकेनिज्म, चाहे वो कैनिजारो रिएक्शन की हो और चाहे वो आपकी क्या कहते हैं आप गेटरमैन कोच रिएक्शन की हो, या फिर किसी कैल्डोल कंडेंसेशन की हो, या बेंजोइन कंडेंसेशन की हो, या क्लेजन सिमिट रिएक्शन की हो, ये सभी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। मैकेनिज्म में एरो का रिप्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपका एरो इधर से उधर जाता है तो नंबर भी इधर से उधर जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे चले जाते हैं। इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया तो इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूँ कि आपको सबसे खास इसमें मैकेनिज्म पे फोकस करना है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे, ईथर में चले आइए तो ईथर के अंदर जो प्रॉपर्टीज यूजेस हैं वो उन पे आप देख लीजिएगा ध्यान से, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इस पे चल लेते हैं। तो इसमें नेम रिएक्शंस तो आपको एक भी नहीं छोड़नी। एमाइड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एमाइड पे फोकस करना और एस्टर पे फोकस करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये तो आप क्वेश्चन तय कर लीजिए कि अब आई क्या है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। इंपॉर्टेंट तो जितना लगा ही रहा हूँ लेकिन उसके अंदर भी आपको बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इन पे आप पूरा एमीन नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें आपको बीडीसी भी पढ़ लेना, साइनाइड्स भी पढ़ लेना, आइसोसाइनाइड्स भी पढ़ लेना, तो इनको पढ़ के जाइएगा। बेसिक करेक्टर पर क्वेश्चन डिटेल में आ सकता है एमीन्स का, क्योंकि एमीन्स का बेसिक करेक्टर ही आधा चैप्टर कवर कर जाता है और एमीन्स के बेसिक करेक्टर पे आपको पूरी डिटेल पढ़ लेनी, चाहे वो किसी भी बुक से आप पढ़ पाएँ, है ना। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स में क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स में एक तो हम लोगों को ग्लूकोज फ्रक्टोज की प्रिपरेशन, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में खासकर इसकी Br2 से रिएक्शन, इसकी HNO3 से रिएक्शन, इसकी HI से रिएक्शन,
ये पढ़ लेनी है। रिंग स्ट्रक्चर और म्यूटा रोटेशन पर शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना। एनोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एनोमर्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रोटीन में आपको ज़्विटराइन पढ़ के जाना है, पेप्टाइड लिंकेज पढ़ के जाना है, पेप्टाइड बॉन्ड जिसे आप बोलते हैं, और उसके बाद आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो ज़्विटराइन में बनता है। ये सभी पर मैटर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ सोचना नहीं है। अगर मैटर नहीं आपके पास तो फट से हमारे पास आइए और हम आपको मैटर प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड्स एंड हार्मोन्स पे चले जाइए। लिक्विड्स हार्मोन्स पे आपको क्या कर लेना है, इसमें तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टेरॉइड हार्मोन आपको पढ़ लेने हैं, इन पे ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन और साइकोलॉजिकल जो फंक्शन है उनको ध्यान में रख के जाइएगा। विटामिन पे डेफिशिएंसी डिजीजेज और विटामिन के केमिकल नेम इनको पढ़ लेना आप। न्यूक्लिक एसिड पे चले जाइएगा तो आरएनए डीएनए पे जो डिफरेंस, उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ेगा। ये तो दुनिया जानती है कि ये डिफरेंस बचपन से 8th क्लास से आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहां पर नहीं। इसके बाद क्लासिफिकेशन नेचुरल, यहाँ पर पॉलीमर्स में एक तो मोनोमर पूछ सकते हैं, और मोनोमर्स में ये पूछ सकते हैं कि भाई ये किसका मोनोमर, मतलब पॉलीमर दे दिया तो इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर दे दिया तो इसका पॉलीमर क्या है, पॉलीमर का फिनोमिना क्या होगा, ये सब आपसे बातें पूछी जा सकती हैं। इन पे आप लोग फोकस करके रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ छोटा मोटा कोई टॉपिक छूट गया हो तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर चले आइए, ये लास्ट में केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन और फेरोमोन्स का पढ़ लीजिएगा, और ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डिटेल में इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज़ आप देख लीजिएगा। बस इतना आपको पढ़ना है। ये हमने पूरी केमिस्ट्री से जुड़ी ही बातें की, यानी कि ये टॉपिक जो है चला गया है कहीं पर, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। डीएनए आरएनए यहाँ आ गया, 9 ये आ गया, ऑर्गेनिक ये तो चला गया, मैथ का हो गया, बायोलॉजी उसी पेज पे था, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यानी इसी पेज पे यहाँ पे था, वो मैं बायोलॉजी का बोल गया, ध्यान नहीं दिया। ये है यहाँ पर आएगा ये, तो ये आ जाइएगा टॉपिक। यहाँ पर एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम लोग क्या कर लेते हैं वो ध्यान दें। एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में एक तो टेफ्लॉन की बात करेंगे कि टेफ्लॉन को पढ़ लेना, ब्यूना एस का मोनोमर क्या है, ब्यूना एन का मोनोमर क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। नाइलॉन में 6 क्यूज होता है, नाइलॉन 6 की मोनोमर क्या है, बेकेलाइट और मिथाइल मेलामाइन, इसको पढ़ना। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एक एग्जाम्पल जरूर आप याद करके जाइएगा कि इनके एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे जाइएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इनके एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट पे भी कुछ न कुछ बन सकता है, और लास्ट में आपसे क्लिनजिंग एक्शन, आप सोप पे ध्यान रखिएगा, इस पे मिसल का फॉर्मेशन ध्यान रखना, और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। तो इतने टॉपिक आपको पढ़ के जाने, जितना मैंने अभी आपको नोटिस किया, नहीं ये पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, तो यहाँ पर क्वेश्चन डेफिनेट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि जो मैंने आज तक अभी तक आपको बताया वो टॉपिक आप अगर अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। उसका कारण सिर्फ यही है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए, इन पर फोकस हम लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर आपसे नहीं छूटनी चाहिए, इसीलिए हम आपको ये फोकस करके बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से, और वीडियो को देख लीजिएगा, और देखने के बाद आप इनको लिख लीजिएगा, और इन पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो सके वो प्रैक्टिस भी आप एग्ज़ाम के लिए कर लीजिएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम आपका फाइनल है, और इस एग्ज़ाम के बाद आप सेलेक्टेड कैंडिडेट बन जाएंगे। ये हम अच्छे से जान रहे हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक टर्म जो है आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, वो टॉपिक टर्म भी आप नोट कर लीजिए। नहीं आए तो ग्रुप में डालिएगा, मैं आपको जवाब तुरंत दे दूंगा, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल पास है, यहाँ पर देर मैं आपको नहीं लगाऊंगा। इसलिए आप इन टॉपिक्स को लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी तैयारी करते रहिए, जितना भी हो इन टॉपिक को रिविजन में लाते रहिएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन आपके पास आ सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट for the coming examination. Thank you.